हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISC मैडम आई एम प्रगति। और मैं आई हूँ आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्यार से PPC कर्व भी बुलाते हैं। मैं इसके मीनिंग के साथ में इसके एग्जाम्पशंस, प्रॉपर्टीज और इससे ही रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको क्लियर करूंगी। और इसके साथ में मैं आपको इसके कर्व के बारे में बताऊंगी एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आपको इस वाले टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आपके क्वेश्चन, अगर ये वाला PPC कर्व से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको गारंटीड फुल मार्क्स मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। PPC कर्व दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से शुरू करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसका मेनली, ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको आप सम अप करोगे तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा। तो PPC कर्व क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ के वाया आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में प्लॉट कर करके आप इसको प्रेजेंट करते हो, इसीलिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। PPC कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितने गुड्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? दो गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन करके देखते हैं हम। और विद गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, जितना टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसी को हम लोग यूज अप करके हम लोग इस गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन करके दो गुड्स का हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combination of two goods. How many goods? Two goods and with the given technology and resources. Clear? ये हो गया इसका definition. अच्छा, AKA is also known as, अच्छा इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं? इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए ABCDENF, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज दिए हुए हैं, 6 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं अलग अलग। यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट्स लिया है, एक बटर एक गन। 2 प्रोडक्ट्स का मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में उसको प्रोड्यूस किया है। ओके, इफ आई हैव टू प्रोड्यूस 2 गुड्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, तो वो क्या होगा? पहले मैं कुछ बटर प्रोड्यूस नहीं कर रही, पहले वाले में कोई बटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पूरा का पूरा 15 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट वाले में 1 यूनिट ऑफ बटर हो रहा है एंड 14 यूनिट्स ऑफ गन्स हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, पहले जीरो बटर था एंड एज वी मूव डाउन यहाँ पे हम लोग अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से 5 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं और 0 गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? होल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कहाँ आप गन्स बना रहे थे, गन्स बनाते बनाते कहाँ आप आ गए? 5 यूनिट्स ऑफ बटर बनाने में आ गए। देयर इज अ होल ट्रांसफॉर्मेशन। आप गन्स बनाते बनाते बटर प्रोड्यूस करने लग गए। सो बेसिकली ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कोमोडिटी सैक्रिफाइस्ड, ऑफ अ कोमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कोमोडिटी। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कुछ सैक्रिफाइस करोगे तो कुछ गेन करोगे, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग जब बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करोगे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करोगे, तब आप लोग अपना टाइम वहां पे सैक्रिफाइस करोगे, अपना फैमिली टाइम, बहुत सारा फन मेमोरीज जो फैमिली के साथ है वो आप मिस करोगे, पर वहां से आप काफी अच्छा सैलरी, आप काफी अच्छा एक्सपीरियंस गेन करोगे। सो आप यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो तो वहां पे आप कुछ गेन कर रहे हो। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट व्हेन यू सैक्रिफाइस समथिंग यू गेन समथिंग फ्रॉम द अदर कमोडिटी। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 0 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एंड 15 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए वी आर प्रोड्यूसिंग 14 यूनिट्स ऑफ गन्स, दैट मीन्स वी हैव सैक्रिफाइस
1 यूनिट ऑफ गन्स, वी हैव सैक्रिफाइस्ड 1 यूनिट ऑफ गन्स। और ये जो 1 यूनिट जो हमने सैक्रिफाइस किया वो कहाँ लग जाएगा, बटर बनाने में। तो ये देखिए बटर बनाने में हमने 1 यूनिट्स ऐड कर दिया। तो द सैक्रिफाइस यूनिट, द 1 सैक्रिफाइस यूनिट दैट वी हैव डन इन द गन्स, वो यूनिट कहाँ आ गया, बटर में यूज अप हो गया। नेक्स्ट वाले में देखिए 2 यूनिट सैक्रिफाइस किए तो ये यहाँ पे 2 यूनिट बटर बना पाए। फिर क्या है, फिर हम लोग 3 यूनिट्स ऑफ गन्स गिव अप किए तो 3 यूनिट्स ऑफ बटर बना पाए। और यहाँ पे हम 4 यूनिट्स ऑफ गन्स गिव अप किए और 4 यूनिट्स ऑफ बटर बना दिए उस जगह पे। और यहाँ पे हम पूरा 5 यूनिट्स ऑफ गन्स गिव अप किए एंड वी प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ बटर। ओके, तो ये देखिए यही हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, इसमें आप आगे किससे कंपेयर करोगे, आपको क्या पता इसके पहले आपने कितना सैक्रिफाइस किया, यू हैव नो आइडिया। तो ये वाला ब्लैंक चला जाता है, डैश। इसके बाद आप देखिए 1 यूनिट सैक्रिफाइस किए तो 1, इसके बाद 2 तो 2, इसके बाद 3 तो 3, कितना सैक्रिफाइस हो जाता है ये हम लोग को यहाँ लिखना है। या आप कितना सैक्रिफाइस किए वो लिखिए या आप कितना गेन किए वो लिखिए, इट्स ऑल द सेम थिंग। मतलब यहाँ पे मैंने 1 सैक्रिफाइस किया तो 1 गेन किया बटर में, तो इट्स ऑल द सेम थिंग। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो हम सैक्रिफाइस करते हैं या जो हम गेन करते हैं, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक तरफ से सैक्रिफाइस, एक तरफ से गेन हो जा रहा है। जो इधर का सैक्रिफाइस है वो उधर का गेन है। क्लियर, इधर इस हाथ लो इस हाथ दो। ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ये अब क्या है, अब मैं आपको ये बताती हूँ प्लॉट कैसे करना है। ये देखिए एक्स एक्सिस में मैंने यहाँ पे बटर लिया है, एक्स एक्सिस में बटर है और एक्स एक्सिस में बटर है और वाई एक्सिस में गन्स है। तो जब 0 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस हो रहा है, 0 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस हो रहा है, 15। तो क्या हो जाएगा, 15 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस हो रहा है, 15 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट जब हम लोग 1 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 14 यूनिट्स ऑफ गन्स हो रहा है, तो 14 यूनिट्स ऑफ गन्स हो रहा है सेकेंड। फिर जब हम लोग 2 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 12 यूनिट्स ऑफ गन्स, 2 यूनिट्स ऑफ बटर तो 12 यूनिट्स ऑफ गन्स। ठीक है, फिर जब हम लोग 3 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 9 यूनिट्स ऑफ गन्स, 3 यूनिट्स ऑफ बटर 9 यूनिट्स ऑफ गन्स। क्लियर। फिर हम लोग जब 4 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 5 यूनिट्स ऑफ गन, 5 यूनिट्स ऑफ गन विद 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स ऑफ बटर। एंड जब 5 यूनिट्स ऑफ बटर है तो 0 यूनिट्स ऑफ गन। सो दिस इज आवर कर्व, दिस इज पीपीसी, दिस इज पीपीसी कर्व। आई होप कि आपको ये चीज, ये जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि पीपीसी कर्व क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको एग्जाम में भी पूछे और आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो है एजम्पशंस। इसके एजम्पशंस क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी कर्व। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एजम्पशंस और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। सो एजम्पशंस क्या है, सबसे पहला एजम्पशन है अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। मतलब जितना रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, चाहे वो गन के लिए हो या वो बटर के लिए हो, वो फिक्स्ड है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ना आप ज्यादा कर सकते हो ना आप कम कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप ये मान लिए, ये मान के आप एक्सपेरिमेंट कीजिए या कॉम्बिनेशंस कीजिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। फिर क्या है, ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, कहीं पे भी कोई वेस्टेज नहीं कर रहे आप। ये assumptions लेकर प्रोडक्शन किया जा रहा है कि या कॉम्बिनेशंस किया जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज है वो पूरी यूटिलाइज हुआ है, कहीं भी कोई वेस्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताती हूँ। देखिए, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप गन्स बनाते बनाते जब बटर पे शिफ्ट मार रहे हो तो आप यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ये जो गन्स बनाने में बेहतर है वो बटर बनाने में उतना बेहतर नहीं होगा। सो इट वोंट बी दैट एफिशिएंट व्हेन यू डू अ शिफ्ट इन द
production. So the technology or the resources that you are using in the production of guns might not be very efficient while producing butter. Okay, so that is why they are saying this has been the assumption that resources are not fully efficient in the production of all goods. I hope कि assumptions clear हो गए होंगे. अब properties, पहला property क्या है? Slopes downward to the right. Slopes downward to the right. तो हम देखे थे कि जब हम लोग पीपीसी कर्व बनाए थे तो ये कैसा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था, नीचे गिर रहा था, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था और लेफ्ट से राइट की तरफ, यहां से लेकर राइट की तरफ ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था, डाउनवर्ड गिर रहा था. Therefore this is slopes downward. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब हम लोग गन सैक्रिफाइस कर रहे थे, यहां से बटर को गेन हो रहा था. सो इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. यहाँ पे हम लोग एक गिव अप कर रहे हैं तो एक गेन हो रहा है. तो यहाँ पे जो ये गिव अप हो रहा है इस वजह से इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, क्लियर फर्स्ट वाला. सेकेंड क्या है? कॉन्केव टू द ओरिजिन. कॉन्केव टू द ओरिजिन क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए. कॉन्केव टू द ओरिजिन मतलब हो जाता है कि ये कॉन्केव शेप में है. दिस इज कॉल्ड द कॉन्केव शेप. ये कॉन्केव शेप होता है, ये कॉन्वेक्स शेप होता है. ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव. तो हमारा जो पीपीसी कर्व है दैट इज कॉन्केव इन शेप. और ये ऐसा शेप क्यों आता है? ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब आप पूछेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वही कि हम लोग जब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सैक्रिफाइस करने का कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीज होना. इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहाँ पे भी वही काम हो रहा है. ये देखिए, जब हम लोग यहाँ पे एक यूनिट ऑफ गन्स जब हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो एक यूनिट ऑफ बटर बना रहे हैं. जब हम लोग 2 यूनिट ऑफ गन्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ गन्स बटर्स तो बना रहे हैं, पर ये देखिए 1 तो हम लोग पहले भी बना रहे थे. अब हम लोग एडिशनल और 1 यूनिट बना रहे हैं. मतलब 1 हम लोग पहले भी बना रहे थे, 1 यूनिट हम लोग पहले भी बना रहे थे, अब हम लोग एडिशनल एक और यूनिट बना रहे हैं. मतलब हमने गिव अप किया 2 और बना रहे एक एडिशनल. यहाँ पे गिव अप किया 3 और बना रहे हैं एक एडिशनल, क्योंकि 2 तो हम ऑलरेडी बना रहे थे और एक एडिशनल बना रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इफेक्टिवली सारा जो टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज है जो गन्स में यूज हो रहा था वो हम लोग प्रॉपरली बटर में यूज नहीं कर पा रहे हैं. इस वजह से यहाँ पे लॉस ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे इन लोग कम हिसाब से गेन कर पा रहा है. और क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग एक और चीज जो देख रहे हैं वो है कि इस वजह से इधर का जो इंक्रीज हो रहा है इन द रियल कॉस्ट इज मोर देन द इंक्रीज इन द बटर. इसी वजह से ये कॉन्केव शेप का होता है. ठीक है. नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग इन द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड इन द पीपीसी कर्व. क्या प्रॉब्लम्स है? पहला है स्कैसिटी. स्कैसिटी क्यों? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है. मतलब कि कुछ ना कुछ कमी रहता है. एज एन एक एग्जांपल देती हूँ. वुड आपको 5 लकड़ी दे दिया गया. अब आपका वुड का दुकान है, फर्नीचर्स का दुकान है, तो आप 5 लकड़ी से आपको टेबल भी बनाना है, चेयर भी बनाना है, आपको सब कुछ उस 5 चेयर से बनाना है. टेबल, चेयर, सोफा, एवरीथिंग, साइड डेस्क, ये वो सब कुछ आपको उस 5 लकड़ी से बनाना है. तो देयर इज ऑलवेज अ स्कैसिटी. कमी रह जाता है. स्कैसिटी इज कमी रह जाना. तो 5 लकड़ी से इतना सारा कुछ, तो आपके लिए कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे. कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगा, क्योंकि इधर पे बोल दिया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है या गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से ही आपको प्रोड्यूस करना है. तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं बचते. दूसरा क्या है? चॉइस करना होगा कि आप बटर ज्यादा प्रोड्यूस करें कि गन ज्यादा प्रोड्यूस करें. क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है और हमको बटर भी चाहिए, गन्स भी चाहिए. गन्स ज्यादा चाहिए, बटर ज्यादा चाहिए. चॉइस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है. देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हेन इट कम्स टू पीपीसी कर्व. तीसरा क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस. कोई बोले, कभी डिमांड हो जाता है. जब ये देखिए कॉम्बिनेशन डी में देखा जाए तो डी में 3 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस हो रहा है एंड 9 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस हो रहा है. इसका मतलब क्या? कि यहाँ पे गन्स का डिमांड ज्यादा है, इसीलिए वो लोग गन्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बटर कम कर रहे हैं. नेक्स्ट में हम अगर एफ तक पहुंचे तो देख रहे हैं कि ये लोग गन्स बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि डिमांड नहीं है, और बटर को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि बटर का डिमांड है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि डिमांड्स कंटिन्यूअस चेंज होते हैं, लोगों के चॉइसेस कंटिन्यूअस चेंज होते हैं. सो
देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। और इसका लास्ट वाला जो है वो है नॉट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें बोला गया है, इसको जम्पशन ले लिया गया है कि आप पूरा यूटिलाइज करते हो अपने गिवन रिसोर्सेज को, पर ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास 5 लकड़ी है, उससे आप टेबल बना लिए, चेयर बना लिए, चलिए आप चॉइस भी कर लिए टेबल चेयर, आप ये 2 चीज बनाओगे, ठीक है। आप ये भी डिसाइड कर लिए कि आप टेबल ज्यादा बनाओगे, चेयर ज्यादा बनाओगे, चलो व्हाट टू प्रोड्यूस वाला प्रॉब्लम भी हो गया, चॉइस वाला भी हो गया, स्कैरसिटी तो हमारे है 5 लकड़ी है, उससे हमको टेबल भी बनाना है, चेयर भी बनाना है। तो अब ये क्या नॉट फुल यूटिलाइजेशन कैसे हो गया कि मैं अब लकड़ी से जब टेबल बनाऊंगी, चेयर बनाऊंगी, तो लकड़ी कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा पीस कट के वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा घसेंगे तो वो निकल जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि आप पूरा यूटिलाइज किए हो लकड़ी को, कहीं भी एक पीस भी आप नहीं छोड़े हो? नहीं बोल सकते। दूसरा, हो सकता है कि आप 10 लोगों को बैठा के काम करा रहे हो, 10 लोगों की जरूरत ही नहीं है, मे बी जो काम आप 10 लोगों को बैठा के कर रहे हो, 2 आदमी तो ऐसे ही खाली बैठा है, बाकी जो 8 आदमी है वो लोग मस्त काम कर रहे हैं, तो 2 लेबर्स आइडल हो गए। तो यहाँ पे आप फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर कैसे रहे हो? आप लेबर्स पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप जो गिवन रॉ मटेरियल्स है वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसका मतलब आप पीपीसी कर्व ये वाला नहीं होगा। पीपीसी कर्व में आप एक पॉइंट आएगा जहां पे आप यहाँ पे आ गए। क्यों? क्योंकि आपने यूटिलाइज नहीं किया जो पोर्शन, वो क्या हो गया? जो आप यूटिलाइज नहीं किए जो पोर्शन, वो क्या हो गया? कम आ गया, यहां पे आ गया दिस पॉइंट H। तो ये जब आप पूरा यूटिलाइज नहीं करते तो इट कम बैक्स टू दिस प्लेस, ठीक है। प्रोडक्शन पीपीसी कर्व के कहीं अंदर पॉइंट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप पीपीसी कर्व के अंदर आ जाना मतलब क्या? आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे। फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, आइदर आप कुछ लेबर्स को हटा दो, 8 लेबर्स जो जरूरत है उनको रखो, और जो छोटा छोटा लकड़ी जो भी बच जाए उससे आप कुछ और बनाओ, ताकि आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करो, तभी आप प्रॉपर पीपीसी कर्व बना सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस in the PPC curve. These were the properties and we have done the assumptions. So I hope कि ये clear होगा, आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से PPC curve के बारे में clear हो गया होगा। And I'm really sorry मैं इतने टाइम बाद एक comeback दे पाई due to some problems, personal problems as well as I had my exams also. So मैं इतना इन टच नहीं रह पाई बीच में। I am sure कि आप लोग मेरे को पहले जैसा प्यार देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो वेरी मच।